हेलो किड्स, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडे टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तक की कहानी पढ़ ली थी। फिर बोलता हूँ जिसने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं देखा, इट्स अपलोडेड ऑलरेडी ऑन द ड्राइव एज वेल, वेबसाइट पे भी है, प्लीज़ उसको देख लें। आगे बढ़ते हैं बेटा। बात हमारे पास आती है अब रियल इमेजेस वर्चुअल इमेजेस की। रियल का मतलब असली नहीं होता इस केस में, ठीक है ना, गौर से बात समझना। रियल इमेजेस कौन सी इमेजेस होती है बेटा? ये वो इमेजेस होती हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड जब लाइट रेस एक्चुअली में किसी पॉइंट पे आके मिलें। अगर लाइट रे आके एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो रियल इमेज प्रोड्यूस करती है। और अगर बेटा लाइट रे दूर जा रही हैं एक दूसरे से और आप बोलते हो भाई जबरदस्ती मिला के एक पॉइंट से कहां से वो दूर जा रही होंगी बेटा, तो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है जी। Real images are produced when light ray meets at a point in reality, and virtual images are produced when light rays only appear to meet at a point. ठीक हो गया जी। याद रखना, रियल इमेजेस सारी की सारी हमेशा क्या होती है बेटा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब बेटा ऊपर नीचे। बेटा अगर ये शंटू यूं खड़ा है तो इसकी जो इन्वर्टेड इमेज होगी बेटा वो ये पंटू ऐसी बन जाएगी। ठीक हो गया जी, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा बेटा याद रखना, जो आपकी स्क्रीन पे आप इमेजेस देख सकते हो वो सारी की सारी रियल इमेजेस होती हैं। दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वो प्रोजेक्टर हो या फिर जो है कोई तस्वीर खींची हुई हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास रियल इमेजेस होती हैं। अदर देन दैट, अब जब वर्चुअल इमेजेस की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब लाइट रेस ओनली अपीयर टू मीट। वर्चुअल इमेजेस हमेशा अपराइट होती हैं। बात ये अपराइट क्या होता है बेटा? अगर मेरा शंटू जो है यूँ खड़ा हुआ है, ठीक है जी, और इसका जो राइट साइड है वो इधर से राइट हैंड है, तो उसकी इमेज में वो राइट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड बन जाएगा। लेफ्ट हैंड है तो वो क्या बन जाएगा? राइट हैंड बन जाएगा। तो ये शंटू का पंटू जो होगा ये अपराइट फॉर्मेट में होगा, इसका राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट हो जाएगा, ये अपराइट कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज अपराइट और इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस को आप कभी भी स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो। ठीक हो गया जी। बात आगे बढ़ाते हैं बेटा। कहानी ये भी बहुत अच्छी है बेटा। हमारे पास हम लोगों को बात करनी होती है, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम लोगों को मिरर इमेज बनाने की फॉर्मेशन का काम आता है। ठीक है जी। मिरर इमेज की फॉर्मेशन आप सबसे पहले जो है ये बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहला काम क्या किया आपने ऑब्जेक्ट पे एक पॉइंट से एक रे निकाली, दूसरी रे निकाली, दोनों रेस आपने निकाल दी। उसके बाद आपने क्या किया? आपने क्या करना है बेटा? एक पॉइंट से दो रेस को निकालना है। रे को इतना एक्सटेंड करना है जब तक वो बैरियर को हिट करे। बैरियर को हिट करने के बाद आपने बैरियर पे क्या बनाना है बेटा? नॉर्मल ड्रॉ करना है। बैरियर पे आपने क्या ड्रॉ करना है बेटा? नॉर्मल ड्रॉ करना है। इस नॉर्मल को ड्रॉ करने के बाद आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करने हैं। ये एंगल फॉर एग्जांपल 20 डिग्रीज है, ये एंगल 20 डिग्रीज है। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करना है बेटा? मेजर करना है। उस सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के क्या करना है? रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना है। जब ये आपके पास दो रिफ्लेक्टेड रेज आ जाएंगी, इनको आप पीछे मिलाओगे तो ये एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट पे मिलेंगी जहां आपकी इमेज फॉर्म हो रही होगी ऑन अ प्लेन मिरर। बेटा एक पॉइंट से आपने क्या किया? यू टुक आउट टू रेज, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के लिए मेजर किया, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया, रिफ्लेक्टेड रे बनाई, उनको एक्सटेंड किया, वो एक पॉइंट पे जाके मिल गई। जिस पॉइंट के पास आपने रेज निकाली थी उसका इमेज का पॉइंट हमारे पास ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर के ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और इमेज का मिरर से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। ठीक हो गया बेटा।
अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो लाइट रेज एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर जा रही है, लाइट रेज कभी मिलेंगी नहीं। मैंने इनको जबरदस्ती मिलाया, जब ये लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मीट करेंगी तो ये इमेज कौन सी बनेगी बेटा? वर्चुअल इमेज बनेगी। हर वर्चुअल इमेज क्या होती है? हमेशा अपराइट होती है। इट इज ऑल्सो लेटरली इन्वर्टेड। और याद रखना, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों साइज हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कभी शीशे में देखो, तुम्हारा हाथ, मुंह, पैर, बाकी सब चीज़ें जितनी तुम्हारी एक्चुअल में है ना उतनी ही रहेंगी शीशे में, कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा शीशे में देखते हुए, सब सेम साइज का रहेगा। ठीक है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज मिरर में क्या रहता है? सेम रहता है। ये बात ध्यान में रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, इन चीज़ों को मैंने 4-5 अंग्रेजी की लाइनों में भी लिख दिया है, पढ़ लेना, चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, किसी को नहीं समझ आती बेटा, यहाँ से स्केल से डिस्टेंस मेजर किया, एक डिस्टेंस यहाँ मेजर किया, इस पॉइंट का ये इमेज बनाई, इसका डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया, यहाँ बनाया, इस पॉइंट की ये इमेज बनाई, इसका डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया, यहाँ बनाया, तो आपने पहले इमेज बना दी, बाद में लाइट रेज बनाते रहे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। दैट्स अ चीट वे टू डू द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हमारे पास एक फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। जिस तरह वेव्स की रिफ्रैक्शन थी जो हम लोगों ने इस टॉपिक की सेकंड वीडियो में पढ़ा था, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। क्या होती है रिफ्रैक्शन? जब भी स्पीड चेंज होगी लाइट की, कब चेंज होगी? जब वो एक मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करेगी। होगा क्या भाई? ऑप्टिकल मीडियम का मतलब लाइट ना दीवारों से तो पास नहीं कर सकती, लाइट को पास करने के लिए कोई ट्रांसपेरेंट चीज चाहिए। उस ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट या ऐसी चीज जो लाइट को पास करवा सके, दैट इज नोन एज एन ऑप्टिकल मीडियम। तो लाइट सिर्फ ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, द चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। याद रखना बेटा, जब लाइट हिट करती है किसी एंगल पे तो वो बेंड होती है, इस बेंडिंग को बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कोई मसला तो नहीं है, बात को समझते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक ग्लास ब्लॉक था और मेरे पास एक रे आ रही थी। आने वाली रे जो सोर्स से आएगी बेटा, रे ऑफ इंसिडेंस। ओरिजिनली रे को आ रही थी तो यूं जाना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन द पाथ ऑफ द रे। बट क्या हुआ, लाइट यहां पे थोड़ी सी बेंड हो गई, यूं मुड़ गई। ऐसा ही हुआ ना भाई, ये बेंडिंग हो गई। क्यों बेंड हो गई? क्योंकि ये सरफेस को किसी एंगल पे हिट कर रही थी। खुद देखो, अब बेटा एयर की डेंसिटी डिफरेंट है, ग्लास की डेंसिटी डिफरेंट है, तो बेंडिंग हुई। मैं कहता हूं भाई फिर से, ग्लास में थी, अब रे बाहर चली गई। वैसे ले को यूं जाना चाहिए था, सीधा सीधा अपने रास्ते पे, बट क्या हुई? बेंड हो गई। तो बेंडिंग होगी तो बेटा रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है जी, एंगल पे हिट कर रही है। खैर, अभी क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, 2 मिनट दो, सब समझते हैं। रे ऑफ इंसिडेंस, रे दैट कम्स फ्रॉम द सोर्स, हिट करती है। रे ऑफ रिफ्रैक्शन इज द बेंट रे आफ्टर चेंजिंग डेंसिटी इज कॉल्ड द रे ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रे है, ये बेंड होने के बाद जो रे होगी बेटा, वो हमारे पास रे ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान वाला एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। काकू, रिफ्रैक्शन के सारे केस 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। बेटा मैं बात कहता हूं कि भाई लाइट रे मेरे पास आ रही थी, आते आते सीधी जाने के बजाय बेंड कर गई। जब भी लाइट रे किसी लेस डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में जाए, फॉर एग्जाम्पल हवा से किसी ग्लास ब्लॉक में, हवा से पानी में, हवा से डायमंड में, किसी भी लेस डेंसिटी से मोर डेंसिटी वाले मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम में जाएगी, तो लाइट रे कहां बेंड करेगी बेटा? ये जो नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। फिर से बेटा, लाइट ray would have gone straight but it actually bent over here towards the normal
तो whenever light ray passes from less dense to more dense medium, it will bend towards the normal. The light ray bend towards the normal when it travels from less dense to more dense medium, और medium का ऑप्टिकल होना लाजमी है वरना तो लाइट ट्रेवल ही नहीं करेगी. ठीक है, सेम चीज. अगर लाइट रे मोर डेंस, ग्लास से हवा में, डायमंड से ग्लास में, या मोर डेंस टू लेस डेंस, मोर डेंस ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है, तो अगर ग्लास पे लाइट को सीधा जाना चाहिए था, बट एक्चुअली हुआ क्या, लाइट जो है सीधे जाने की वजह इधर बेंड हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई. तो बेटा जब भी लाइट रे मोर डेंस टू लेस डेंस मीडियम ट्रेवल करती है, तो बेटा ये हमेशा कहाँ बेंड होती है बेटा, इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. द रे ऑफ लाइट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम मोर डेंस टू लेस डेंस मीडियम. कोई परेशानी? बेटा देखो, हमारे पास अगर लाइट रे किसी एंगल पे हिट ही नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट हिट करती है, तो वो बेंड नहीं होगी, वो सीधी सीधी चली जाएगी. ठीक है जी. अगर लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस हिट करती है, नॉर्मल पे अलोंग द नॉर्मल हिट कर देती है, तो बेटा लाइट कभी बेंड नहीं होगी, यूं आएगी सीधी चली जाएगी, सीधी पास कर जाएगी. तो बेटा याद रखना, a ray travels along the normal direction at its boundary is not refracted, कभी बेंड नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल जो है सीधी सीधी मूव कर जाएगी, कोई एंगल नहीं होगा. बेटा लेट्स क्विक रिव्यू दिस. ज्यादा डेंस मीडियम में आ रहे हैं, याद रखना स्पीड क्या होती है, कम होती है. खुद सोचो बेटा, हवा से एकदम से पानी में स्पीड में नहीं तर सकते आप लोग. लाइट के लिए भी बेटा ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो उसको मुश्किल होगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ज्यादा डेंस मीडियम में स्पीड हमेशा क्या होती है, कम होती है. वेवलेंथ हमेशा क्या होती है बेटा, कम होती है. और एंगल भी हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है. बेटा ओरिजिनली द एंगल वुड हैव, जैसे हम लोग याद करते हो, ये एंगल ज्यादा है इस एंगल के मुकाबले में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के मुकाबले में, क्योंकि ये जो है ज्यादा डेंस मीडियम में जा रही है. देयरफॉर एंगल क्या होगा बेटा, कम होगा. और कहाँ बेंड होगी लाइट, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. बेटा अगर लेस डेंस मीडियम में जाएगी तो बेटा स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ भी बढ़ेगी, और एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा. इधर देखना बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ एंगल छोटा था, या एकदम एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. यू कैन ऑब्जर्व दैट कि एंगल इंक्रीज हुआ, इसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी और इसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और लाइट कहाँ बेंड करेगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी. ठीक है जी. ये सब चीजें नोट्स में मौजूद है, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, बेफिक्र हो जाओ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बेटा रिफ्रैक्शन के हमारे पास दो लॉज हैं. पहला लॉ क्या है बेटा, कि हमारे पास जो सेम रिफ्लेक्शन के लिए था कि भाई जो आने वाली रे है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन पे लाया करते हैं. दे आर ऑल इन टू डायमेंशंस. ठीक है, एक पॉइंट पे लाया करेंगे. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. ये हमारे पास पहला लॉ हो गया. दूसरा लॉ हमारे पास क्या है, ये इसको बेटा स्नेल्स लॉ कहते हैं. साइंटिस्ट नेम स्नेल मेड दिस लॉ. बेटा स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आसान लफ्जों में साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जो है एक कांस्टेंट के इक्वल होती है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बेटा याद रखना, इसको यूज कैसे करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह हमेशा बड़ा वाला एंगल लोगे. जो भी एंगल बड़ा है वो ऊपर रखना है, खत्म. साइन बड़ा एंगल डिवाइड बाय साइन छोटा एंगल, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सही आएगी. कोई और फनकारी, कोई और अकल नहीं इस्तेमाल करनी. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा वाला है और जो रिफ्रैक्शन है वो छोटा वाला है, बात खत्म. थोड़ा सा बेटा चीज़ों को समझते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आसान लफ्जों में इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है दैट्स 3.0 × 10⁸ इसको जब मैं मीडियम की स्पीड से लाइट से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास तब भी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही वैल्यू आती है. ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो है एक दूसरा फॉर्मूला भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. और याद रखना, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लाइट उतनी ज़्यादा बेंड करेगी. मेरे ख्याल से बेटा रिफ्रैक्शन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बेटा हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है.
मैं बात करूंगा, आई टेक अ सब्सटेंस दैट इज नोन एज अ सेमी सर्कुलर प्रिज्म। सेमी सर्कुलर प्रिज्म को यूज करते हुए मैंने एक लाइट रे को एंटर किया। लाइट रे एयर में थी, ग्लास में गई। क्यों नहीं बेंड की? क्योंकि बेटा मैंने बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर नॉर्मल के ऊपर हिट किया था, तो ये बेंड नहीं की। लाइट रे को बेटा मैंने हिट किया, ये क्या कर गई बेटा? रिफ्रैक्ट कर गई। बेंड किया इसने अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये मोर डेंस टू लेस डेंस मीडियम में जा रही थी, तो इसने नॉर्मल से दूर बेंड करके चली गई। कुछ रेज जो है हमारे पास, ये कहलाती हैं बेटा वीक रिफ्लेक्शंस, ये वापसी भी आती हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो जब भी लाइट रे एक लेस डेंस टू मोर डेंस मीडियम आती है, मैं बिल्कुल नो रिफ्रैक्शन, ठीक है, देन देयर इज अ रिफ्रैक्शन। अब मैंने इस लाइट रे को थोड़ा ऊपर से फेंका, ठीक है जी। इन दिस डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व, मैंने लाइट रे को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर किया, एक पॉइंट पे लाया जब रिफ्रैक्शन बिल्कुल मेरे पास स्ट्रेट हो गई। नाउ दिस वाज द पॉइंट जहां मेरे पास रिफ्रैक्शन जो है बिल्कुल 90 डिग्री थी। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाज 90 डिग्रीज। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे पास कितना था बेटा? 90 डिग्रीज था। द पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्रीज होती है बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे लाइट को फेंकूंगा, द एंगल विल इंक्रीज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, के तो सारी की सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, कोई लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। ऑल द लाइट विल रिफ्लेक्ट इनसाइड, एंड दिस इज called total internal reflection. If an angle of incidence becomes greater than the critical angle, all light rays are reflected back and no refraction occurs. This is known as total internal reflection. कि लाइट रे बाहर नहीं जाएगी, सारी की सारी लाइट रेस टोटली इंटरनली क्या हो जाएंगी? रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया जी? क्रिटिकल एंगल को निकालने के लिए वी गॉट अ फॉर्मूला, लेट्स स्टडी दैट एज वेल। हमारा फॉर्मूला जो बेसिकली इट्स जस्ट द सेम फॉर्मूला। मैं कहता हूं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। मैंने कहा था आई बड़ा एंगल होता है, सो हमारे पास 90 से बड़ा तो एंगल नहीं होगा ना, तो क्रिटिकल एंगल के केस में विल टेक साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन आर की जो भी वैल्यू होगी बेटा, दैट इज गोइंग टू बी द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि दूसरा एंगल सी है। तो साइन 90 की बेटा हमारे पास कांस्टेंट आंसर है, दैट्स 1। देयरफॉर हम लोग जो है साइन 90 अपॉन साइन सी, हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव होता है क्रिटिकल एंगल का, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। इससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं विद द ओनली हेल्प विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल एंगल, या क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन इनवर्स करके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, जो कि हमारे पास यूज होता है। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ आती है। लास्ट दो चीजें रह गई, बेसिकली द यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स में इस्तेमाल होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए बहुत वाइडली इस्तेमाल होते हैं। वैसे कि भाई मेरे पास एक लाइट रे में ऑप्टिकल फाइबर में भेजूंगा, तो इट विल यूज द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के लॉज अबाइड होते हैं। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लाइट रे रिफ्लेक्ट करते करते जो है इट विल मूव इनसाइड एंड जो है कोई भी डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। क्या फायदे हैं भाई इसके? दे ट्रांसमिट डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत तेजी से डेटा ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज वेरी सिक्योर बिकॉज केबल जो है वो अनइफेक्टेड होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस इंटरफेरेंस से। ठीक है जी, हमारे पास ये बहुत सिक्योर होता है। ठीक है जी, बहुत तेजी से डेटा फेंकता है, पावर लॉसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं विद हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, और ये बहुत चीप होता है एज कम्पेयर टू कॉपर मेटल या कोई भी मेटल जो हम यूज करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस थे। हमारे पास बेटा आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ गई हो। सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा, कोई चीज़ अगर मुश्किल लगती है तो डू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ईमेल मी व्हेनेवर यू लाइक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।